हेलो, कैसे सभी प्यारे प्यारे छात्रों। उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए एवीएस की पाठशाला की पूरी टीम, चाहे फिजिक्स का सब्जेक्ट हो, चाहे बायोलॉजी का सब्जेक्ट हो, चाहे केमिस्ट्री का सब्जेक्ट हो, लगातार आपको वीडियोज मिल रहे हैं। ठीक है। एक खास जानकारी आपको ये देना है कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप नंबर देख लिया करिए कि जैसे कि एल्कोहल के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। तो एल्कोहल में ये जो दिया गया है 13 नंबर का है, यानी पूरे जो वीडियोज हैं उसमें से जो केमिस्ट्री का प्रैक्टिस है ये 13वां नंबर है। ठीक है। तो एल्कोहल के इसके पहले आ चुके हैं। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि शायद ये वही वाला वीडियो है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो इसलिए ये आप नंबर जरूर देख लेंगे। इसमें पूरे चैप्टर के सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके साथ हम कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन हमारा है वो है, फिनाल से बैकेलाइट प्राप्त करने के लिए इसकी क्रिया कराई जाती है। यानी कि जो फिनाल है वो किसके साथ अब क्रिया करता है कि जो बैकेलाइट बन जाए। ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एस्टेल्डिहाइड के साथ, दूसरा ऑप्शन है एसीटोन के साथ, तीसरा ऑप्शन है क्लोरोबेंजीन के साथ और चौथा ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। देखिए, जो फिनाल से अगर आपको बैकेलाइट बनाना है तो बैकेलाइट का दूसरा नाम होता है फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। क्या नाम होता है? फिनाल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन नाम होता है। तो फिनाल की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कराई जाती है। चलिए इसको रिएक्शन को हम समझ लेते हैं। देखिए, ये है फिनाल, ये फिनाल है आपके सामने और ये है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है? HCHO। जब इसकी क्रिया अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल, और साथ में क्या प्राप्त होता है? पैरा हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल प्राप्त होता है। ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करते हैं, कौन? आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, जब ये दोनों साथ में फिर से फॉर्मेल्डिहाइड के साथ और अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है? बैकेलाइट प्राप्त होता है। इसका जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम क्या है? बैकेलाइट। क्या नाम है? बैकेलाइट। ये बैकेलाइट है। और बैकेलाइट का उपयोग जैसे जो कि रेडियो हो गए तो उनका जो प्लास्टिक आप लोग देखते हैं उस तरह से प्लास्टिक एक प्रकार से ये होता है, और उस तरह के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से देखिए, जो CH2OH है आर्थो पोजीशन पर, और पैरा पोजीशन जो CH2OH है ये दूसरे मालिक्यूल के साथ, जो जैसे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है तो उसके साथ में जैसे मान लो यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है ये दूसरे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल से रिएक्ट करता है, और रिएक्शन करने के बाद यहाँ से H2O मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये दिखा गया है, ये मान लीजिए ये वाला प्रोडक्ट था आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल, यहाँ पे OH था। तो ये जो आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है यहाँ का H और OH, यहाँ का H और यहाँ का OH दोनों निकल करके जल के साथ बाहर हो जाते हैं, और इस तरीके से एक एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए ये लिखा है OH और ये जो यहाँ पे लगा हुआ था OH, और ये यहाँ का हाइड्रोजन मिलकर के H2O बाहर हो जाता है। तो इस तरीके से आर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन वाला जो हाइड्रोक्सी बेंजील अल्कोहल है ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं HCHO के साथ अम्ल की उपस्थिति में, तो बैकेलाइट प्राप्त होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, I2 एवं क्षार के साथ गर्म करने पर कौन सा आयोडोफार्म नहीं बनता है? इस क्वेश्चन को समझना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई रूपों में पूछा जा चुका है। ये रिएक्शन हैलो फार्म बैक्टीरिया का है। हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हैलो एल्केन और हैलो एरीन का क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए यहाँ पर भी पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो मेथेनॉल होते हैं, जो 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल में एक मेथेनॉल है और एक एथेनॉल है जो आपके सिलेबस में है। तो यहाँ पर जो एसीटोन है वो हैलो फार्म बैक्टीरिया देता है, एथेनॉल है ये हैलो फार्म बैक्टीरिया देता है, और एस्टेल्डिहाइड है ये भी हैलो फार्म बैक्टीरिया देता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? 2 ऑन है। एस्टेल्डिहाइड में क्या है? 2 ऑन है। और इसमें क्या है? ये 2 ऑल है ना। ये कहने का मतलब ये है कि जो CH3CH2OH है तो ये जो है हैलो फार्म बैक्टीरिया देता है। एसीटोन में अगर हम बात कर लें तो CH3COCH3 इसका फार्मूला होता है, तो इसमें भी 2 ऑन है ना। तो ये दोनों क्या करते हैं? ये क्रिया देते हैं कौन सी? आयोडोफार्म क्रिया। लेकिन जो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? मेथेनॉल का फार्मूला होता है CH3OH, और ये क्रिया हाइलोफार्म नहीं देता है, यानी कि ये आयोडोफार्म नहीं बनाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन, यानी कि मेथेनॉल हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर बनता है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
फिनाल को थैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो थैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये है बेंजीन, और बेंजीन में अगर COOH और COOH, अगर इनको हम जोड़ दें दोनों को, तो ये होता है थैलिक अम्ल। क्या होता है, थैलिक अम्ल। अगर इसको हम गर्म कर देते हैं तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या बनेगा, इसको समझ लेते हैं, है ना। जब H2O बाहर हो जाएगा तो ये बनेगा, ये ऑक्सीजन। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं ताकि रिएक्शन कराने में आसानी हो जाए। तो ये है आपका बेंजीन, और बेंजीन से इस तरीके से सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये इस तरह से जुड़े होते हैं, इसको बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। और थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन करा रहे हैं फिनाल के साथ। तो फिनाल का एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये है। जब दोनों मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। क्या बाहर हो जाता है, H2O। जब H2O बाहर हो जाता है तो क्या मिलता है मुझे, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। क्या मिलेगा, देखिए ये है बेंजीन, और सी के साथ में दोनों जो फिनाल वाले ग्रुप थे, ये सभी इसके साथ में जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट बनेगा। देखिएगा जरा ध्यान से, ये फिनाल जुड़ गया इस तरीके से, और ये फिनाल भी इस तरीके से यहाँ जुड़ जाएगा। तो इसका नाम है फिनाप्थलीन। क्या नाम है, फिनाप्थलीन। तो ये जो है, जब फिनाइल की क्रिया किसके साथ कराई जाएगी, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ कराई जाएगी, तो क्या प्राप्त होगा, फिनाप्थलीन प्राप्त होता है। फिनाप्थलीन क्या है, फिनाप्थलीन एक सूचक है, यानी कि एक इंडिकेटर है जो एसिड बेस इंडिकेटर की तरह कार्य करता है, जिसमें कि एसिड के साथ ये कोई कलर नहीं देता है, लेकिन जैसे इस फिनाप्थलीन को बेस में मिलाएंगे यानी क्षार में मिलाएंगे तो गुलाबी रंग का हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, CH3O का सामान्य व आयुबेसी नाम क्रमशः है। देखिए यहाँ पे क्रमशः पूछा गया है, तो आपको पहले सामान्य नाम बताना है, फिर उसके बाद आयुबेसी नाम बताना है। सबसे पहला देखिए, दोनों ग्रुप क्या है, मेथिल है, और ये एक प्रकार का ईथर है। क्या है, ईथर है, दोनों मेथिल हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डाई एथिल लिखा है, इसमें भी डाई एथिल लिखा है। अब देख लेते हैं, दोनों डाई मेथिल हैं, दोनों में डाई मेथिल लिखा हुआ है, डाई मेथिल ईथर लिखा हुआ है, तो ये तो पहला सामान्य नाम दोनों में सेम है ना। लेकिन आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेथॉक्सी मेथेन, और बी वाले में लिखा है मेथॉक्सी एथेन। तो इसमें एथेन तो कहीं है नहीं, तो पूरा दोनों क्या है, मेथेन है। तो ये हो जाएगा आई बेसी, जब भी नाम ईथर का करते हैं तो एल्कॉक्सी एल्केन के रूप में करते हैं। एक जिधर कम कार्बन होता है एल्किल ग्रुप में, उसको ऑक्सीजन की तरफ कंसीडर कर लेते हैं, और उसका नाम हो जाता है एल्कॉक्सी। और दूसरा वाला जो एल्किल ग्रुप बचता है उसको बोलते हैं एल्केन। तो एल्कॉक्सी एल्केन में अगर हम बात करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी मेथेन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में ब्यूटेनॉल के संभव समावियों में प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ताकि आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आते रहें, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि ब्यूटेनॉल जो चारों यहाँ पर बने हुए हैं, हालांकि जो बी वाला ऑप्शन है इसमें 3 ही कार्बन है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ऑप्शन में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। तो ये ब्यूटेनॉल तो है नहीं, ये प्रोपेनॉल है। तो हमको केवल 3 में देखना है, ए में, सी में और डी में देखना है। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर CH3 है, और इसके साथ में CHOH इस तरह से जुड़ा हुआ है, और लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3 जुड़ा हुआ है, यानी कि ये है C2H5। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि ये ऐसा कार्बन है, पहला वाला ऑप्शन जो है ऐसा कार्बन है जिसके साथ चारों जो बॉन्ड है वो अलग अलग ग्रुप के साथ, पहला हाइड्रोजन परमाणु के साथ, दूसरा OH ग्रुप के साथ, तीसरा मेथिल ग्रुप के साथ, और चौथा एथिल ग्रुप के साथ है। ऐसे कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह या परमाणुओं द्वारा संतुष्ट होती हैं, तो उस प्रकार के यौगिक में प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। कौन सी समावयवता पाई जाती है, प्रकाशिक समावयवता पाई जाती है। और ये जो कार्बन होता है ये क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी जो दो हैं सी और डी में, इसमें इस तरह की जो स्पेशल अरेंजमेंट है
कार्बन के साथ जो 4 बॉन्ड बने हुए हैं, इस तरह की अरेंजमेंट इनमें नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारे बी सी डी नहीं होंगे और पहला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं प्रकाशिक समझौता क्या है। देखिए यहाँ पर जो प्रकाश समझौता है, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मैंने क्या बताया, जब दो या दो से अधिक कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र तथा संरचना सूत्र समान हो, परंतु एक बहुसंयोजी कार्बन, कार्बन कैसा होता है, बहुसंयोजी होता है, तो परमाणु के चारों ओर भिन्न भिन्न समूहों या परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था भिन्न भिन्न हो, उसको प्रकाश समावयवी कहेंगे, यानी ऑप्टिकल आइसोमर्स कहेंगे। और ये घटना जो है क्या कहलाती है, प्रकाश समावयवता यानी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कहलाती है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर स्टार लगा है, इसमें इस कार्बन के साथ ए बी सी और डी इस तरीके से जुड़े हुए हैं, यानी कि चारों ग्रुप अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ है, वो उस कार्बन में चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु या समूहों द्वारा जुड़ी हुई हैं, अतः यह प्रकाशिक समझौता प्रदर्शित करेगा, जैसे मैंने आपको बताया था। चलिए आगे देख लेते हैं इसकी विशेषता क्या है। तो प्रकाशिक समावयवी जो इनके जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं, ये समान होते हैं। भौतिक और रासायनिक गुण समान होते हैं, लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, यानी प्लेन पोलराइज जो लाइट होती है, इसके प्रति भिन्न भिन्न व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, एक लीवो रोटेटरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये यौगिक है, ब्यूटेनॉल वाला यौगिक है, वो अगर इसमें हम प्लेन पोलराइज लाइट डालेंगे, तो एक बार जो OH समूह है वो H की तरफ जाएगा और H OH की तरफ चला जाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ब्यूटेनॉल वाला ऑप्शन था हमारा, वो प्रकाशिक समावता प्रदर्शित करता है, यानी डी और एल में एल माइनस डी प्लस कह लो या एल माइनस कह लो। डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एल का माइनस होता है लीवो रोटेटरी। लीवो का मतलब होता है वामावर्त और डी का मतलब होता है दक्षिणावर्त। ठीक है, इस तरीके से प्लेन पोलराइज लाइट पड़ने पर ये यौगिक पूरा घूम जाता है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ सब्सक्राइब, तो बिना कहे जो बच्चे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसका जो पीडीएफ है, जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, इसका पीडीएफ एवीएस की पाठशाला टेलीग्राम ग्रुप है, उस पर आपको फ्री में सारे पीडीएफ मिल रहे हैं। जितने भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं, उनका फ्री में पीडीएफ विद सोल्यूशन आपको मिल रहा है। तो ज्वाइन करिए तुरंत, वीडियो के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको वहीं पर मिल जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, फिनाल से टॉल्यूइन कैसे प्राप्त किया जाता है, केवल रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। देखिए फिनाल का फार्मूला क्या होता है। फिनाल का फार्मूला होता है, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, OH लगा होता है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है कि जिंक के साथ इसकी रिएक्शन करा दो। किसके साथ, जिंक के साथ। अब जिंक क्या होता है, ऑक्सीजन को फिनाल से चुरा लेता है, तो क्या बन प्राप्त होता है हमको, तो ये मिलेगा हमको बेंजीन। क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। ये बन गया हमारा बेंजीन, इसका नाम क्या है, बेंजीन। अब ये है फिनाल, ये क्या है, फिनाल। अब बेंजीन की क्रिया अगर हम CH3Cl के साथ करा लें, जो कि बेंजीन की क्रिया किसके साथ करा लें, CH3Cl, और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, ये कौन सी क्रिया है जरा बताइएगा हमें, फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया है। ठीक है, तो यहां से H निकल जाएगा बाहर और H के साथ में Cl यहां से बाहर हो जाएगा और बेंजीन के साथ CH3 जुड़ जाएगा। और बेंजीन के साथ जो CH3 जुड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उसको बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं, टॉलुइन बोलते हैं। ठीक है, तो बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, पहले जिंक के साथ क्रिया कराओगे तो जिंक का ऑक्सीजन चुरा लेगा तो बेंजीन बनेगा। और बेंजीन से जब एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, यहाँ पर हमको टॉलुइन लेना था, टॉलुइन प्राप्त करना था, इसलिए मैंने CH3Cl के साथ अपक्रिया करा दी। तो जब CH3Cl के साथ अपक्रिया होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, टॉलुइन प्राप्त होता है। तो हमने फिनाल से टॉलुइन बना लिया है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को उनकी घटती हुई अम्लीय प्रकृति के क्रम में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा गया है और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 की परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर ये दिखा हुआ है, CH3O बेंजीन लगा हुआ, उसके साथ में OH लगा हुआ है। और दूसरा ऑप्शन है ONO2, यानी कि O2N बेंजीन के साथ OH लगा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन है फिनाल। यानी कि अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो ज्यादा अम्लीय होगा, अभी इसका मैं आपको कारण भी बताता हूं ऐसा क्यों होता है। इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो ये जो फिनाल होता है, फिनाल में अगर हम कोई प्रतिस्थापी जोड़ दें, जैसे कि मैंने यहाँ पे NO2 जोड़ दिया, ठीक है,
दूसरा ऑप्शन क्या है, फिनाल ही है। ये देखिए यहाँ पर, तो ये फिनाल है ना, OH। और तीसरा ऑप्शन है क्या, OCH3। ध्यान से मेरी बात को आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, और अपने दिमाग में इस बात को सेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो बिल्कुल आप इसको कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, पैरा नाइट्रोफिनाल, फिर उसके बाद फिनाल, और लास्ट में क्या हो जाएगा, पैरा मेथॉक्सी फिनाल। इसका नाम क्या है, पैरा मेथॉक्सी फिनाल। इसका नाम है पैरा मेथॉक्सी फिनाल, इसका नाम क्या है, फिनाल। अगर ये कभी दोबारा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि मान लीजिए अगर 2024 में पूछा जाता है पैरा नाइट्रोफिनाल, अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप कैसे इसको अरेंज करोगे। मान लीजिए कोई दूसरा ऑप्शन दे दिया तो भी आप क्या करोगे, है ना। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, आप लिख लीजिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह, कौन सा, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह का मतलब होता है कि जो फिनाल के साथ में इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला समूह लगा हो। इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह कौन कौन से होते हैं, ये आपको समझना है पहले। इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आर हो गया, जैसे कि ओ आर हो गया, है ना, इस तरीके से। इसके अलावा जैसे कि एन आर हो गया, है ना, एन आर हो गया, या ओ एच हो गया, ओ एच समूह। ये सब क्या है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। जब इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, ये क्या करते हैं, अम्लीयता, अम्लीयता को कम करते हैं। क्या करते हैं, अम्लीयता को कम करते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह का मतलब होता है जो बेंजीन रिंग से या फिनाल के बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला इसका एग्जांपल है NO2। NO2 ग्रुप जो है, ये क्या करता है, फिनाल के बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। उसके अलावा जैसे हाइड्रोजन परमाणु है, या फिर CHO समूह है, या फिर COOH समूह है, ये सब क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, इसकी अम्लीयता को बढ़ाते हैं। अभी मैं आपको और अच्छे समझा रहा हूँ किस प्रकार ये बढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, अम्लीयता बढ़ाते हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन दाता समूह होते हैं, ये अम्लीयता को घटा देते हैं एरोमेटिक यौगिक से। और जितने भी इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह, कौन, इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह ये अम्लीयता बढ़ाते हैं। ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर है ऑक्सीजन परमाणु, है ना। तो ऑक्सीजन परमाणु क्या करता है, इसके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके अनुनादी संरचना में भाग लेते हैं, अनुनादी स्थायीकरण में भाग लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कब आ पाएंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन आसानी से इस बेंजीन रिंग को पर आ जाएंगे, तो यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाएगा। मैं, अगर ये आप नोट कर चुके हो तो मैं इसको इरेज करूं और अच्छे से आपको समझा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पीछे करके इसको नोट कर लीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। आपके अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे। ये क्रम लिखा हुआ है आपके सामने, आपको मैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये है फिनाल, OH लगा हुआ है, और यहाँ पे लगा हुआ है NO2 ग्रुप। अब देखिए, जो ऑक्सीजन के ऊपर क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बेंजीन रिंग में अनुनाद में भाग लेते हैं। अब कोई भी पदार्थ अम्लीय कब होता है, जब वो जितनी जल्दी से, जितनी आसानी से H प्लस आयन यहाँ से बाहर कर सके। क्या बाहर कर सके, H प्लस आयन। अब H प्लस आयन कैसे बाहर होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ कूदेगा बेंजीन रिंग के ऊपर, तो H प्लस आयन बाहर जाता है। अच्छा, एक चीज ये है कि जो NO2 ग्रुप होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। यानी कि इसको बोलते हैं EWG, या इसको इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब यह है कि बेंजीन रिंग से NO2 समूह इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो ये वाला जो कार्बन है, ये इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस तरह से इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और जब इधर से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है ये, तो क्या होता है कि ये जो कार्बन है, जो कि डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हुआ है, OH के साथ, तो ये भी ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, और उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन खींच पाता है। और जब इलेक्ट्रॉन खींचता है तो यहाँ से H प्लस आयन उतनी जल्दी से बाहर हो जाते हैं। इसीलिए जो पैरा नाइट्रोफिनाल है, ये अधिक अम्लीय है, किसकी अपेक्षा, फिनाल की अपेक्षा भी, और पैरा मेथॉक्सी फिनाल की अपेक्षा।
ये बात आपको अच्छे से अब समझ में आ गई होगी कि जब NO2 समूह इलेक्ट्रॉन खींचता है तो जितने भी कार्बन है उन सबसे खींचने की कोशिश करता है, और जो कार्बन OH समूह से जुड़ा है वो कार्बन ऑक्सीजन परमाणु से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उतनी जल्दी से प्लस आयन वहां से जाएंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। डबल बॉन्ड आ जाता है तो इसकी वजह से क्या होता है कि स्टेबलाइज हो जाता है। क्या? स्टेबलाइज हो जाता है, यानी स्थायित्व हो जाता है, ये स्थायी हो जाता है। इसीलिए क्या है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल ज्यादा अम्लीय है किसके अपेक्षा? फिनाल और पैरामेथॉक्सी फिनाल की अपेक्षा। अब यहाँ पर जो पैरामेथॉक्सी फिनाल है ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है। जब इलेक्ट्रॉन देता है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी धीरे धीरे हर एक कार्बन में बढ़ती है, और एट लास्ट यहाँ जो जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है ये भी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऑक्सीजन परमाणु से नहीं खींच पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा कि वहां से H+ आयन आसानी से जा नहीं पाएगा, इसीलिए इसकी अम्लीयता सबसे कम होती है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अब क्रियाओं के लिए समीकरण देना है। अब क्रिया लिखी हुई है, इसके लिए आपको समीकरण देना है, और ये शब्द के रूप में लिखा हुआ है। सबसे पहला है प्रोपेन वन आल। प्रोपेन वन आल का फार्मूला क्या होगा? CH3 CH2 CH2 और OH। इसका हम क्षारीय KMnO4 के साथ क्या कराते हैं? क्षारीय KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीकरण कराएंगे। किसके साथ? OH माइनस। यहाँ पर OH माइनस से भी हम क्षारीय दिखा सकते हैं या क्षारीय लिख भी सकते हैं। तो यहाँ क्या प्राप्त होता है? यहाँ प्राप्त होता है CH3 CH2 और CHO, प्लस साथ में क्या निकलता है बेटा? H2O निकलता है। यानी कि ये प्रोपेनॉल वन से ये क्या बनाता है? प्रोपेनल बनाता है। क्या बनाता है? प्रोपेनल बनाता है। ठीक। अब दूसरी रिएक्शन है ब्रोमीन की CH2 में फिनाल के साथ अब क्रिया। देखिए ध्यान से समझिएगा कि जो फिनाल होता है ये ब्रोमीन के साथ दो तरीके से रिएक्शन करता है। एक तो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करता है, मैं यहाँ पर दोनों रिएक्शन आपको बताऊंगा। एक तो किसके साथ? यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ। ये Br2 के साथ रिएक्शन दोनों के साथ हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड है और यहाँ पे H2O है, दोनों एक साथ मैं रिएक्शन करा रहा हूँ। यहाँ पर होना चाहिए फिनाल, है ना? तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है? OH लगा हुआ है। तो जब हम कार्बन डाइसल्फाइड के साथ कराते हैं तो यहाँ से या तो आर्थो पोजीशन से या तो पैरा पोजीशन से सिर्फ एक हाइड्रोजन को वो रिप्लेस करता है। या तो ये प्रोडक्ट बनेगा या फिर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा पोजीशन वाला, इस तरीके से बनेगा। यानी इसका नाम क्या है? पैरा ब्रोमो फिनाल। इसका नाम क्या है? आर्थो ब्रोमो फिनाल। ये प्रोडक्ट बनाएगा। अगर हम ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराते हैं फिनाल की, तो यहाँ पर क्या होता है? ब्रोमीन के 3 मॉलिक्यूल लिए जाते हैं और 3 HB, यहाँ भी HBr निकलता है। यहाँ क्या निकलता है? HBr निकलता है। तो यहाँ पर हो गया OH और इसके साथ जुड़ गया Br और यहाँ पे जुड़ गया Br। ये सीधी लाइन है, मैंने इसको थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए ऐसे लिख दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या जुड़ेगा? Br जुड़ेगा, यानी ब्रोमीन जुड़ेगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखिए पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा और ये चौथा कार्बन, ये पांचवा और ये छठवां कार्बन। तो 2 4 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनाल। ट्राई ब्रोमो फिनाल, इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। तो मैंने यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया CH2 के साथ इसीलिए पूछा गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना? तो CH2 के साथ आपको जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कैसे प्राप्त करोगे? कैसे प्राप्त करोगे भैया बताओ? ग्रिग्नार्ड ऑफ गर्मक से तृतीयक एल्कोहल। मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज मैंने सेलेक्ट किए हैं। ठीक है। ग्रिग्नार्ड ऑफ गर्मक का फार्मूला क्या होता है? RMgx। क्या होता है? RMgx। इसकी क्रिया किसके साथ करा दो? एसीटोन के साथ। किसके साथ कराना है बेटा? एसीटोन के साथ करा दो। जब एसीटोन के साथ कराओगे तभी तो हमको मिलेगा 3 डिग्री अल्कोहल। हमको तृतीयक अल्कोहल प्राप्त करना है। तो यहाँ पे क्या होता है? ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ क्या आता है? प्लस आता है। और इसी तरह से यहाँ R माइनस और Mg के ऊपर आता है प्लस। तो ये R माइनस वाला कहाँ चला जाएगा? कार्बन के साथ। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 C CH3 और यहाँ जुड़ जाएगा R और यहाँ पर जुड़ जाएगा OMgX।
अब यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर H2O डाल दो। क्या डाल दो? H2O, पानी डाल दो इसमें। जब इसमें पानी डालेंगे तो इधर आ जाएगा H और इधर आ जाएगा OH। तो प्रोडक्ट फाइनली हमारा क्या बनेगा? CH3 C, CH3 और यहाँ बनेगा R और साथ में बन जाएगा OH। और प्लस साथ में क्या निकलेगा बेटा? यहाँ पर निकलेगा MgOH और X। इस तरीके से ये निकलेगा और ये 3 डिग्री अल्कोहल है। अब यहाँ पर हम मान लेते हैं, अगर हम CH3 रख दें, देखिएगा ध्यान से। अब मान लेता हूं मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ? CH3 रख देता हूँ। ये मान लो मैं CH3 रख दिया, तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा बेटा? यहाँ पर CH3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? CH3। और इसी तरीके से यहाँ भी CH3 जुड़ जाएगा। तो यहाँ भी CH3 जोड़ दिया मैंने, है ना? तो इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल है। इसका नाम क्या है बेटा? 3 डिग्री एल्कोहल ये हमको मिल गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या है? एथेनॉल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है? एथेनॉल से एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एथेनॉल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, एथेनॉल का फार्मूला क्या होता है? C2H5OH। इसकी रिएक्शन करा दो, पहले इसका ऑक्सीडेशन करा दो। क्या करा दो? ऑक्सीडेशन करा दो। इसका ऑक्सीडेशन किसके साथ कराओगे? KMnO4 के साथ करा दो। KMnO4 के साथ करा दो और नेसेंट ऑक्सीजन यानी नवजात ऑक्सीजन यहाँ पे ले लेंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CH3COOH में। अब CH3COOH के दो मालिक्यूल ले लो। कितने मालिक्यूल? इसके 2 मोल। 2 मोल आपस में रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा? जरा बताइए मुझे, क्या बनेगा? H2O बाहर हो जाएगा और क्या बनेगा? CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, इस तरह से बनेगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? एसिटिक एनहाइड्राइड। ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैंने एथेनॉल से एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त करने के लिए किया क्या? सबसे पहले मैंने इसका कराया ऑक्सीकरण। क्या कराया मैंने? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कराने के बाद मैंने इसके 2 मोल लिए, क्योंकि हमको एक ही मोल प्राप्त होगा, तो एक बार और ऑक्सीकरण करा लो, है ना? या यहीं पे 2 मोल लिख दो। 2 मोल मैंने रिएक्शन करा दिया, तो क्या बन गया? एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस साथ में क्या निकला? H2O निकला। क्या निकला? H2O निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये आपको रिएक्शन अगर समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ और ये कैसे हुई इसको मैं बता रहा हूँ आपसे। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और बता रहा हूँ इसके 2 मोल। ठीक, चलिए, जो आपको PDF मिलेगा उसमें थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूजिंग लग जाए, क्योंकि हम जो रिएक्शन कराने जा रहे हैं, है ना? तो PDF के साथ साथ आप कॉपी पेन लेके बैठ के लिखिए भी, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ। तो ये है CH3COOH। अब इसी की एक बार फिर रिएक्शन करा दो, HOOC CH3। तो यहाँ से क्या निकल गया बेटा? यहाँ से निकल गया H2O। H2O निकल गया तो क्या बचा? CH3COO और CH3CO। तो मैंने एक इसको लिख दिया CH3C डबल बॉन्ड O। फिर लिख दिया मैंने CH3C डबल बॉन्ड O। और इस ऑक्सीजन को, ये वाला जो ऑक्सीजन है, इसको मैंने बीच में रख दिया, क्योंकि इसी ऑक्सीजन से दोनों CH3CO ग्रुप जुड़ते हैं। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये H2O जो निकला है, यहाँ पे -H2O लिख सकते हो या यहाँ पे +H2O लिख सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेथेन से एथिल अल्कोहल आपको बनाना है। देखिए, मेथेन में एक कार्बन होता है, जबकि जो एथिल होता है, एथिल अल्कोहल, उसमें कार्बन की संख्या होती है 2। 2 कार्बन होते हैं। जब भी आपको एक कार्बन से 2 कार्बन बनाना हो तो वहां पर ऊर्जक क्रिया कराएंगे, लेकिन ऊर्जक क्रिया किसके साथ होती है? एल्किल हैलाइड के साथ होती है। तो सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे? CH4 ये क्रिया करा दो Cl2 के साथ। जब तो क्या बन जाएगा? हमको मिलेगा CH3Cl प्लस यहाँ पे HCl निकल जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे? जो CH3Cl है, इसके 2 मोल लेंगे और सोडियम के साथ रिएक्शन करा देंगे ClCH3 के साथ। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? CH3 और CH3 प्लस साथ में क्या निकला? 2NaCl। अब तीसरा स्टेप में क्या होगा? इसी के साथ फिर से रिएक्शन करा दो, यानी कि CH3 की रिएक्शन करा दो Cl2 के साथ। तो Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा? C2H5, या इसी को मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3CH2Cl प्लस क्या निकला यहाँ से? यहाँ से निकला है HCl, बाहर हो गया है। अब चौथे स्टेप में क्या होगा? CH3CH2Cl के साथ में KOH के साथ में रिएक्शन करा दो। तो KOH क्या करेगा बेटा? KOH यहाँ से करेगा KCl बाहर। जब KCl बाहर करेगा तो CH3
CH2OH बन जाएगा। और इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। इसका नाम क्या है? एथिल एल्कोहल है। ठीक है, तो हमको क्या बनाना था? मेथेन से एथिल एल्कोहल बनाना था। या एक स्टेप मैं और आपको बता रहा हूँ, एक रिएक्शन और है, उससे भी आप लोग बना सकते हो। रिएक्शन क्या है? मेथेन का करा दो ऑक्सीडेशन। क्या करा दो? ऑक्सीडेशन, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेंगे, बहुत ज्यादा लोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो या हम दूसरा तरीका अपना रहे हैं, CH4 का करा दो ऑक्सीडेशन। क्या करा दो? ऑक्सीडेशन। तो क्या बना लेगा ये? HCHO बना लेगा, प्लस साथ में क्या निकलेगा? H2O निकलेगा। अब HCHO की रिएक्शन किसकी? H C डबल बॉन्ड OH, ये क्या है? फॉर्मेल्डिहाइड ही तो है। इसकी रिएक्शन करा दो RMgX के साथ। किसके साथ? RMgX के साथ करा दो। जब RMgX के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला R इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ? कार्बन के साथ। तो यहाँ पे क्या बनेगा? RCH2O MgX। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? थोड़ा सा मैं इस नाम को ऊपर लिख देता हूँ, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए आगे क्या करेंगे? आगे ये हो जाएगा, यहाँ पे वाटर ऐड कर दो। क्या ऐड करना है? वाटर। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है RCH2O MgX। ठीक है, अब यहाँ पे वाटर डाल दो। क्या डाल देंगे? वाटर। H2O ऐड कर दो। जब H2O ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? ध्यान से देखना, यहाँ से H2O ऐड करोगे तो यहाँ H और इधर हो जाएगा OH। तो ये बन गया RCH2OH। प्लस साथ में क्या निकला है यहाँ पर? ये अलग रिएक्शन है, ठीक, और ये अलग रिएक्शन है। तो साथ में क्या निकला बेटा यहाँ पर? यहाँ पे साथ में निकला MgOH और X निकला। ठीक, अब देखिए यहाँ पर अगर हम R की जगह पर क्या ले लें? CH3 ले लें। देखिए ध्यान से, CH3 ले लिया मैंने, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी CH3 हो जाएगा। तो CH3 CH2OH, यानी कि इन दोनों का नाम क्या है? इसका नाम है एथिल एल्कोहल। क्या मिल गया? एथिल अल्कोहल मिल गया। तो मेथेन से एथिल अल्कोहल बनाने के लिए जब भी रिएक्शन आएगी तो आप वहां पर वुड स्फटिक रिएक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या मेथेन का जो है लिमिटेड ऑक्सीजन में ऑक्सीडेशन करा करके फॉर्मेल्डिहाइड बनाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराएंगे? गिरगिनार्ड अपकर्मक के साथ कराएंगे, तो हमको क्या मिलेगा? एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से एसीटोन बनाना है। क्या बनाना है बेटा? एथिल अल्कोहल से एसीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 2004 में पूछी गई है। तो हमको देखिए ध्यान से, यहाँ पे बनाना है C2H5OH से CH3COCH3। ये हमको बनाना है ना? इसको कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन करा लो। C2H5OH का क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण कराने के लिए मैंने आपको क्या बताया है? चाहे तो K2Cr2O7 ले लो अम्ल के साथ, या KMnO4 क्षार के साथ ले लो। तो ये ऑक्सीकरण कराएंगे किसके साथ? KMnO4 के साथ। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको? ये प्राप्त हो जाएगा CH3CH2 नहीं, CH3COOH प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? CH3COOH। और इसके दो मोल, इसके कितने मोल? दो मोल आपस में रिएक्ट करा दोगे तो क्या बनेगा? एस्टिक एनहाइड्राइड बनेगा। CH3, इसको रहने दो, अभी आगे देखते हैं। जो CH3COH प्राप्त हुआ है, इसकी क्रिया करा देते हैं किसके साथ? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? इसके दो मोल लेते हैं CH3COOH के साथ, और इसकी रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है? CaOH का होल ट्वाइस। तो यहां से क्या निकल जाएगा बाहर? यहाँ से H2O निकल जाएगा। मैं इसको दूसरे कलर से लेता हूँ। यहाँ से H2O बाहर, इस तरीके से क्या हो जाएगा? H2O बाहर। जब H2O बाहर हो जाएगा तो क्या मिलेगा? बताइए जरा। ये बना CH3COO का होल ट्वाइस, है ना? ये कैल्शियम मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, यानी कि इस तरह से हमको प्रोडक्ट प्राप्त हुआ। इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O O CH3 C डबल बॉन्ड O O और Ca। अब यहां से क्या करेंगे? इसको गर्म कर दो। इसको क्या करो? गर्म कर दो।
जब इसको आश्वित करेंगे, क्या करेंगे, आसवन करेंगे, इसका गर्म करेंगे, तो यहां से क्या बाहर हो जाएगा, यहां से बाहर हो जाएगा CaCO3। क्या बाहर हो जाएगा, CaCO3, CaCO3 यहां से बाहर हो जाएगा। तो क्या बनेगा, ये बन गया CH3CO, और इसका नाम क्या है, एसीटोन। ध्यान समझिएगा मैंने क्या बताया। सबसे पहले एथिल अल्कोहल का कराते हैं ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एसिटिक अम्ल बनेगा। और एसिटिक अम्ल का करा दो रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या बनाएगा ये एक प्रोडक्ट बनाएगा, और इस प्रोडक्ट को आश्रित करेंगे, है ना, ये एनहाइड्राइड है। जब इसको हम आश्रित करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, CH3CO CH3 प्राप्त होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेथिल अल्कोहल से बनाना है एसिटिक अम्ल। क्या बनाना है, एसिटिक अम्ल बनाना है मेथिल अल्कोहल से। तो मेथिल अल्कोहल से एसिटिक अम्ल कैसे बनाओगे, मेथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, CH3OH, और इससे हमको क्या बनाना है, CH3COOH। तो सबसे पहले यहां से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हमें हटाना है ना। तो ऑक्सीजन हटा लेंगे, तो यहाँ पर इसकी रिएक्शन किसके साथ करा लेते हैं, इसको समझते हैं जरा। तो अगर हमको यहाँ से ऑक्सीजन हटाना है तो क्या करेंगे, PCl5 के साथ रिएक्शन करा लो। CH3OH के साथ PCl5 की क्रिया कराओ। जब PCl5 के साथ आप क्रिया कराओगे, तो मैंने क्या बताया था, PCl5 की क्रिया कैसे होती है, एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, एक बॉन्ड ये ब्रेक होता है, इधर Cl इधर Cl, बीच में क्या बचा, PCl3 बचा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे बन जाएगा CH3Cl, और माइनस क्या क्या हुआ यहाँ पर, माइनस HCl हुआ है, और माइनस POCl3 हुआ है। तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, तो CH3Cl बचेगा। अब CH3Cl की अब क्रिया करा दो KCN के साथ। किसके साथ, KCN के साथ। और KCN के साथ अब क्रिया जब कराएंगे, तो यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा। क्या बाहर हो जाएगा, माइनस KCl। ये है KCl। इस तरीके से यहाँ KCl जब बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा, CH3CN बना। क्या बना, CH3CN। और इस CH3CN के ऊपर इसमें जब हम H2O ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, H2O। H2O ऐड करेंगे, इसको मैं दूसरे कलर से लिख लेता हूँ यहाँ पर। H2O ऐड करेंगे 2 मॉलिक्यूल। तो यहाँ से जो C और N के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और बन जाएगा CH3COOH, प्लस साथ में क्या निकलेगा, NH3 निकलेगा, अमोनिया निकलेगा। और इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। क्या नाम है, एसिटिक अम्ल है। आई होप ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस तरह से अब क्रिया आपको करनी है। आगे बढ़ते हैं। आगे है फिनाल और साइक्लोहेक्सेनॉल की तुलना में अधिक अम्लीय कौन है ना। यह पूछ रहा है कि फिनाल ज्यादा अम्लीय है किसकी अपेक्षा, साइक्लोहेक्सेनॉल की अपेक्षा। और ये क्यों है, इसका कारण बताना है आपको। तो फिनाल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिनाल का स्ट्रक्चर होता है OH प्लस। अब यहाँ पर दूसरा क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल का मतलब होता है इसमें पाई बॉन्ड नहीं होंगे। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेनॉल, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक, अब दूसरा है यहाँ पर फिनॉल, है ना। तो फिनाल और साइक्लोहेक्सेनॉल। अब आपको ध्यान समझना है कि फिनाल में जो OH समूह का जो हाइड्रोजन परमाणु है, ये आसानी से यहाँ से चला जाता है। क्यों चला जाता है, इसका मैं आपको कारण पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। क्योंकि ये जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन परमाणु के, बेंजीन रिंग के ऊपर गिरते हैं, और पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करते हैं। पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, गोल गोल उसी के अंदर घुमाते हैं, और इस तरीके से क्या होता है, ये फिनॉक्साइड आयन बनता है। फिनाल से क्या बनता है, फिनॉक्साइड आयन बनता है, O-। और जब ये O- बन जाता है, तो इसका नाम क्या है, फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन जो होता है, ये फिनाल से अधिक स्टेबल, मतलब स्टेबल होता है। फिनाल से ज्यादा क्या होता है, फिनाल से ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाता है, और ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। और जो साइक्लोहेक्सेनॉल है, इसमें जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन है, ये रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो डबल बॉन्ड होने चाहिए, वो डबल बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं। जब डबल बॉन्ड इसमें नहीं होते हैं, तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, तो यहाँ से आसानी से H+ बाहर नहीं जाएगा। और जो फिनाल है, इसमें से H+ आयन आसानी से चला जाता है। और ऐसे यौगिक जिनसे H+ आयन आसानी से बाहर चला जाता है, वो क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के
होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फिनाल की इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए। इनके तीन उदाहरण के रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फिनाल का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो किस तरह से होता है। ध्यान से समझिएगा। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये लगा हुआ फिनाल के साथ में OH, और इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे गिरते हैं तो यहाँ पर ऐसे ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होता है, और जब ये ब्रेक होता है तो ध्यान समझिएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है और ऑक्सीजन के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या है, H लगा हुआ है। अब यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज, बाकी एज इट इज ये बॉन्ड अपनी जगह पर है। आगे क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होंगे तो इलेक्ट्रॉन उठ करके पैरा पोजिशन में चला जाएगा। तो क्या बनेगा, हमारा नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो क्या बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा निगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड उठ के यहाँ चले जाएगा, यहाँ बन गया डबल बॉन्ड और यहाँ है डबल बॉन्ड, और O के बीच में क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पर आता है, इसके बाद में लगा हुआ है O और यहाँ पे लगा हुआ है H इसके साथ में। अब ये क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन के बीच में शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर यानी कि ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर इस तरीके से माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये डबल बॉन्ड अपनी जगह पर ही है, और ये डबल बॉन्ड, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन यहाँ गिर रहे हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लेंगे, और इस तरीके से ये O प्लस हो जाएगा और यहाँ पर इसके साथ जुड़ा हुआ है H। अब आगे क्या होता है, आगे जो है समझना ध्यान से कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन फिर शूट करके यहाँ चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये वाला बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, ये डबल बॉन्ड यहाँ है, तो यहाँ पर हो गया O और H। ठीक है, आई होप ये आपको रीजन स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसी कौन कौन सी पोजीशन है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही जो है अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही को हम किससे डिनोट करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही, देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन के पास जाने वाले, यानी कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। स्नेही का मतलब होता है पसंद करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन को जो पसंद करें यानी कि जिसके पास प्लस होगा वो इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए आप किस किस पोजीशन पे आया है। एक तो आर्थो पोजीशन, ये है आर्थो पोजीशन पे आया है, और एक ये पैरा पोजीशन पे आया है, और तीसरा क्या है, इस आर्थो पोजीशन पे आया है। यानी कि तीन जगह जो है इलेक्ट्रॉन स्नेही उसको जो है अटैक कर सकता है फिनाल के। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से। ये है फिनाल का स्ट्रक्चर, और फिनाल में तीन जगह माइनस आया था। कहाँ कहाँ, आर्थो पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर और आर्थो पोजीशन पर, तीन जगह माइनस आया है ना। तो E प्लस जो होता है वो क्या होता है, E प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्नेही को हम डिनोट करते हैं E प्लस से। इलेक्ट्रॉनिक स्नेही क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिया, ऐसे आयन जो कि इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव के पास जाना पसंद करें। तो निगेटिव के पास E प्लस जाएगा, E प्लस कहाँ कहाँ जा सकता है, आर्थो पोजीशन पे जा सकता है, पैरा पोजीशन पे जा सकता है, और कहाँ जा सकता है, इस आर्थो पोजीशन पर जा सकता है। तो तीन जगह ये अटैक कर सकता है। इसके तीन उदाहरण को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसके रासायनिक समीकरण दिखा दे रहा हूँ। पहला रासायनिक समीकरण होगा, मान लेते हैं ये फिनाल है और फिनाल के साथ HNO3 के साथ रिएक्शन कराओ। ये फिनाल है, इसके साथ में HNO3 के साथ जो हम रिएक्शन कराते हैं तो HNO3 क्या बनाता है, NO2 प्लस बनाता है। क्या बनाता है, NO2 प्लस बनाता है। और ये क्या है, ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, इसलिए इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ कहाँ जाएगा, आर्थो पोजीशन पे जा सकता है और पैरा पोजीशन पे जा सकता है ना। तो ये इस तरीके से बनाता है। मैं यहाँ मान लीजिए अधिकता में ले रहा हूँ, तो तीनों NO2 ग्रुप आर्थो पे और पैरा पे और आर्थो पे तीनों जगह जुड़ जाएंगे, और यहाँ पे क्या बना रहे हैं, OH, ये 2 है। तो इसका नाम क्या है, ट्राई नाइट्रोफिनाल है, ट्राई नाइट्रोफिनाल, TNP, है ना, जिसको पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर हम फिनाल की क्रिया ब्रोमीन के साथ करा दें, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ। ये फिनाल है और फिनाल की क्रिया करा दो ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Br2, क्योंकि 3, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा यहाँ पे 3 मोल ऑफ H2 बाहर भी निकल रहे हैं, है ना। और जब इसकी रिएक्शन कराते हैं NO3 के साथ तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल भी लेते हैं, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं।
याद रखिएगा इस बात को। तो जब ये 3Br2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो मैंने आपको बताया था जब ब्रोमीन जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या प्राप्त होता है, आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन, पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन और आर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन प्राप्त होता है। और साथ में क्या निकलते हैं, 3 मोल ऑफ HBr इस तरीके से यहाँ बाहर निकल जाते हैं। इसका नाम क्या है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो फिनाल। क्या नाम है इसका, ट्राई नाइट्रो ट्राई ब्रोमो फिनाल यानी TBP। तीसरा क्या है, मान लो H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दो, सल्फोनीकरण इसका कराते हैं। पहले वाले को नाइट्रीकरण बोलते हैं, दूसरे वाले को ब्रोमीकरण बोलते हैं और तीसरे वाले को हम बोल रहे हैं इसको जो है सल्फोनीकरण बोलते हैं। जब H2SO4 के साथ कराते हैं सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में तो क्या प्राप्त होता है, या तो आर्थो या पैरा, क्योंकि दो ही जगह अटैक कर सकती मतलब दो जगह अटैक कर सकता है, तो या तो SO3H ये बनाएगा या फिर बना सकता है पैरा पोजीशन पर। ओके, तो ये हो गया OH, ये है SO3H। इस तरीके से ये बना सकता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। इसका नाम क्या हो जाएगा, आर्थो हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल। और इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी सल्फोनिक अम्ल, क्योंकि यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप है इसलिए नंबर 1 कार्बन यही होगा और इसके रिस्पेक्ट में ये आर्थो पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला नाइट्रीकरण हो गया, दूसरा मैंने क्या कराया आपको, ब्रोमीकरण कराया, और तीसरा मैंने क्या कराया, सल्फोनीकरण करा दिया। तो ये आपके तीनों रिएक्शन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक स्नेही किस तरह से रिएक्शन करता है। नाभिक स्नेही का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहला जो एल्कोहल का है उसको जाकर के आप वीडियो को देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक कार्बनिक यौगिक ए है, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, एस्टर बनता है। आपको स्टेप वाइज चलना है। पहला स्टेप में क्या कह रहा है, पहला स्टेप में कह रहा है, यहाँ पर पहले मैं रूपरेखा बना लेता हूँ। एक कार्बनिक यौगिक है, क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है ए, और इसकी क्रिया कराते हैं अम्ल के साथ, किसके साथ, एसिटिक अम्ल के साथ, एसिटिक अम्ल के साथ। तो क्या बनाता है ये बनाता है ईस्टर, एस्टर बनाता है ना, क्या बनाता है, एस्टर बनाता है। अच्छा, दूसरा क्या कह रहा है, एस्टर बी बनाता है। तो मान लो ये ए हो गया और ये हो गया बी, है ना। दूसरा क्या कह रहा है कि ए मंद ऑक्सीकरण कराता है। अब कार्बनिक यौगिक ए है और इसका क्या कराना है, मंद ऑक्सीकरण, मंद ऑक्सीकरण, मंद ऑक्सीकरण कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सी प्राप्त होता है। और सी की अपक्रिया जब 50% केओएच के साथ, किसके साथ, 50% केओएच के साथ कराते हैं और साथ में क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, A+D प्राप्त होता है। मतलब ए भी बाहर हो जाता है और डी भी बाहर हो जाता है। इस तरीके से हमको बताना क्या है कि ABCD की पहचान कीजिए और रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझ लेते हैं, है ना, नेक्स्ट स्लाइड पे समझेंगे, या इसको हम पहले स्टेप को यही समझ लेते हैं। अगर हम पहला स्टेप यही समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कार्बनिक यौगिक ए है एसिटिक अम्ल के साथ। आपको पता है कि जब एल्कोहल और अम्ल की क्रिया कराते हैं तो एस्टर बनता है। तो पहला क्या बनाना है हमको, एसिटिक अम्ल की क्रिया करानी है कार्बनिक यौगिक के साथ में, है ना। तो पहले हम रिएक्शन करा लेते हैं CH3OH के साथ। तो मेथिल अल्कोहल की क्रिया कराते हैं CH3OH, और किसके साथ कराएंगे, HOOCCH3, यानी इसका नाम क्या है, एसिटिक अम्ल। ये है एसिटिक अम्ल और ये है एल्कोहल। यानी कि पहला जो प्रोडक्ट होगा क्या बनाएगा, वो एस्टर बनाएगा। तो क्या बनाएगा, CH3C, देखिए CH3COOCH3, ये प्रोडक्ट बना रहा है बी, क्या बना रहा है बी, और ये क्या हो गया, ए हो गया हमारा। ये स्टेप तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो ए क्या है, ये है एस्टर, है ना, एसिटो एसिटेट है, क्या है ये, इसको मेथिल एसिटेट बोलते हैं, मेथिल एसिटेट, इसको बोलते हैं मेथिल एसिटेट। तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप समझते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
दूसरा स्टेप में क्या है, ए का मंद ऑक्सीकरण कराते हैं। तो ए का मंद ऑक्सीकरण, ए क्या है यहाँ पर, CH3OH, इसका हम मंद ऑक्सीकरण कराते हैं। क्या कराते हैं, मंद ऑक्सीकरण कराते हैं। जब इसका मंद ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनाएगा, HCHO बनाएगा। तो ये बना रहा है, ये प्रोडक्ट है सी, ये क्या है, सी है। अब जब सी का, किसका, सी का, यानी कि इसके 2 मोल, इस तरीके से हम लिख लेते हैं इसको HCHO, ये हो गया। और इसके 2 मोल लेते हैं, समझना ध्यान से, किसके साथ में, 50% KOH, 50%, ये 50 लिखा हुआ है, KOH के साथ, और साथ में HCl लेते हैं। तो क्या बनता है, फिर से CH3OH बाहर हो जाता है और साथ में HCOOH प्राप्त होता है, यानी कि ये बनता है A और प्लस साथ में बनता है D। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हमारा A प्रोडक्ट क्या था, A प्रोडक्ट हमारा क्या था, CH3OH था, मेथिल अल्कोहल, इसका नाम लिख लेना। B प्रोडक्ट क्या था, CH3COOCH3, इसका नाम लिख लेना। C क्या था, HCHO था, नाम लिख लेना, फॉर्मल्डिहाइड। D क्या है, D है HCOOH, फार्मिक अम्ल है। ये मेथिल अल्कोहल है, ये मेथिल एसीटेट है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और ये क्या है, फार्मिक अम्ल है। तो इस तरीके से चारों मैंने समीकरण आपको बता दिए और चारों के नाम बता दिए। तो ABCD की आपने पहचान कर लिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, परेशान आपको नहीं होना है। स्टेप वाइज आपको पहले रूपरेखा बना लेनी है, उसके बाद इसको आपको सॉल्व करना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किण्वन किसे कहते हैं, इस क्रिया के लिए अनुकूल परिस्थितियों क्या है, ये आपको लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था जब थ्योरी क्लास पढ़ाई थी। चलिए, सूक्ष्म जीवियों में उपस्थित एंजाइम के द्वारा जटिल कार्बनिक अणुओं को सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन जो है, यानी इसको तोड़ना। कोई जटिल कार्बनिक यौगिक है, उसको सरल कार्बनिक यौगिक में तोड़ना ही, यानी उसका अपघटन करना क्या कहलाता है, किण्वन कहलाता है। और ये किसकी उपस्थिति में होता है, ये सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति में होता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैसे भोज्य पदार्थों का खट्टा होना, है ना, जैसे दूध का दही बनना, सिरके का बनना, इस तरह की क्रिया क्या कहलाती है, किण्वन की क्रिया कहलाती है। अच्छा, जो शब्द फर्मेंटेशन है, यानी जो किण्वन है, ये एक लैटिन वर्ड है, फेवर, FEVER, फीवर। इसका अर्थ क्या होता है, उबलना। क्योंकि किण्वन से जो उत्पन्न होने वाली CO2 गैस होती है, वो झाग बनाता है। क्या बनाता है, झाग बनाता है। तो ऐसा लगता है कि वो उबल रहा है, उबलता हुआ प्रतीत होता है। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, फर्मेंटेशन रखा गया है। और किण्वन क्रिया की खोज सबसे पहले पास्चर ने की थी। और इसका जो एंजाइम है, एंजाइम के बारे में सबसे पहले लीबी व बुकनर ने बताया था कि इसमें कौन से एंजाइम यूज किए जाते हैं। ईस्ट में एंजाइम होता है इन्वर्टेज जाइमेज एंजाइम, उसकी हेल्प से होता है। और किण्वनीकरण की जो प्रक्रिया होती है, यानी फर्मेंटेशन जो होता है, ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है हीट इवाल्व होती है, हीट बाहर निकलती है। इसमें CO2 और CH4 ये दोनों गैसें मुक्त होती हैं। और जो किण्वनीकरण के पश्चात जो उत्पाद प्राप्त होता है, वो किस पे निर्भर करता है, वो एंजाइम के ऊपर निर्भर करता है। जैसे एथिल अल्कोहल से एस्टिक अम्ल बन सकता है ना। तो इस प्रकार से किण्वन की क्रिया होती है। और इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या है, सबसे पहला टेम्परेचर। टेम्परेचर आप लोग याद रखेंगे, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, ये आपका टेम्परेचर है, बिल्कुल आप लोग याद रखेंगे। जिससे कि अगर इसका टेम्परेचर हाई कर देंगे तो सूक्ष्म जीव जो होंगे नष्ट हो जाएंगे। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है ना। तो आपको ये याद रखना है। ताप कम होने पर इसकी क्रियाशीलता घट जाती है। अच्छा, विलेन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 8 से 10%। जो विलेन आप ले रहे हैं, जिसका फर्मेंटेशन कराने जा रहे हैं, 8 से 10% होनी चाहिए। अगर विलेन का जो सांद्रता है वो ज्यादा हो गया, तो सूक्ष्म जीवों में क्या हो जाएगा, परासरण हो जाएगा। कौन सा परासरण, बाह्य परासरण हो जाएगा, तो वो खुद ही मर जाएंगे। और जब मर जाएंगे तो किण्वन की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। दूसरा, पीएच आपको याद रखना है, 6 से 8 होना चाहिए। पीएच कितना होना चाहिए, 6 से 8 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तन H2SO4 मिलाने पर अन्य अनैच्छिक पदार्थों की वृद्धि रुक जाती है। अगर आप ज्यादा मात्रा में H2SO4 मिलाएंगे तो उसमें जो बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन अगर थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे तो उसमें जो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया आ जाएंगे वो मर जाएंगे, और किण्वन की जो प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो थोड़ी सी मात्रा में उसमें हम अम्ल मिला लेते हैं। अच्छा, ईस्ट जो इस्तेमाल किया गया था किण्वन में, उसमें कौन कौन से एंजाइम थे, जाइमेज, इन्वर्टेज और माल्टेज। ठीक है, जाइमेज, इन्वर्टेज और माल्टेज, 3 प्रकार के एंजाइम है। तीनों प्रकार के एंजाइम का इस्तेमाल हम किण्वन की प्रक्रिया के लिए करते हैं। आई होप ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एक एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक और कार्बनिक यौगिक है, ए है,
इसकी क्रिया जब CH3 के साथ KOH के साथ कराते हैं तो B और C देता है। याद रखना, मैं आपको जो बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला एक एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक लिख लेते हैं। एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक, इसकी क्रिया जब कराते हैं, ये A है, इसकी क्रिया जब कराते हैं किसके साथ, CH3 के साथ और KOH के साथ, तो ये दो प्रोडक्ट बनाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट बनाता है, एक बनाता है B और बनाता है C। अभी आगे इसको हम देखेंगे क्या क्या बना रहा है, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है कि जिसका, अब इन दोनों का, B और C का, दोनों का क्या कराते हैं, जिंक के साथ क्रिया कराओ। किसके साथ, जिंक के साथ। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ नई लाइन से, B प्लस C की क्रिया जिंक के साथ कराते हैं। तो और इसका जब आसवन करते हैं, क्या करते हैं, आसवन करते हैं, तो D प्राप्त होता है। अब D से, D का जब ऑक्सीकरण कराओगे, D का क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराओगे, तो एक कंपाउंड प्राप्त होता है C7H6O2 प्राप्त होता है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट है E, ये बनाता है E। तो E जब बनाता है तो इसके लिए रासायनिक समीकरण आपको देना है और ABCD की आपको पहचान करनी है। तो चलिए हम समझ लेते हैं क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहला जो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है ए है, इसके साथ जब CH3 के साथ अब क्रिया कराते हैं KOH के साथ, तो क्या बनता है, देखिए जो एरोमेटिक यौगिक है वो है फिनाल। और फिनाल की क्रिया जब CHCl3 और KOH के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, आर्थो हाइड्रोक्सी फॉर्मेल्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, ये बनता है। ये हो गया OH और ये हो गया CHO प्लस क्या हो गया, इसी तरह से ये भी बन जाएगा OH और CHO। ये आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है, ये पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड है। अब इन दोनों की क्रिया जिंक के साथ करा लो। इन दोनों में से किसी के भी एक साथ करा सकते हो, है ना, एक के साथ करा लो या इनमें से किसी के भी साथ करा लो। यहाँ पर दोनों के साथ दिया तो दोनों के साथ आप दिखा सकते हो, है ना। जब दोनों के साथ कराएंगे, समझना ध्यान से, तो जब कराएंगे किसके साथ, ऑक्सीडेशन कराएंगे जिंक के साथ कराएंगे, जिंक के साथ कराएंगे। तो यहां से जो जिंक, मैंने क्या कहा था, जिंक एक चोर है, किसको चुराता है, ऑक्सीजन को। तो क्या बना लेगा, इस तरीके से कंपाउंड बना लेगा। ये देखिए, यहां से OH हट जाएगा और ये बन जाएगा CHO। दोनों का भी कराओगे तभी CHO ही बनेगा, ठीक है। अब CHO को क्या कराना है, जिंक के साथ आसवन कराने पर D प्राप्त होता है, D का ऑक्सीकरण करा लो। इसका करा लेते हैं ऑक्सीडेशन, क्या करा लेते हैं, ऑक्सीकरण कराओगे। जब इसका ऑक्सीकरण कराओगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड बनेगा, COOH बनेगा। इसका नाम क्या है, बेंजोइक अम्ल है। अब देखिए, ये था A, ये क्या था, A था, ये क्या था, B और C, और ये क्या बन गया, D बन गया, और ये बन गया E। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, A क्या है, फिनाल है, A क्या है, फिनाल है। B क्या है, ये, अच्छा यहाँ पे B लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पे, ये B है और ये C है। D क्या है, डी क्या है, बेंजल्डिहाइड है, और ई क्या है, बेंजोइक अम्ल है। तो इस तरीके से आप ABCD अलग अलग लिख लेंगे, ABCDE अलग अलग तीनों को लिख लेंगे इस तरीके से। तो ये, आई होप आपको अच्छे से कन्वर्जन और पूरा चार्ट समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली स्लाइड पर। तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो इंड होते हैं। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हों तो आप लाइक करिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, एवीएस की पाठशाला, एवीएस की पाठशाला के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको PDF मिल जाएंगे, वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।